India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा अली। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नहीं टलेंगे त्रिपुरा के निकाय चुनाव, 25 नवंबर को ही होंगे चुनाव। पुलिस को सुरक्षा बंदोबस्त सख्त करने का निर्देश, 25 को ही अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में करना होगा पेश। एनईईटी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिव्यांगों के लिए खास रियायतों का पालन ईमानदारी से करने के लिए है बाध्य, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में लैंड यूज के केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, प्रस्तावित बदलाव दुर्भावना से ग्रसित है। तमिलनाडु कोर्ट में फिल्म जय भीम के निर्माताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत, पुलिस उपनिरीक्षक को गुरु रखने पर आपत्ति, विन्यार समुदाय का नाम बदनाम करने का है आरोप। India Legal presents Courts Roundup. उधर त्रिपुरा में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव अपने तय तारीख से ही होंगे, चुनाव टलेंगे नहीं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चुनाव के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त सख्त करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था चुस्त करने का निर्देश दिया गया। 25 तारीख को अनुपालन रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि उनके नेताओं को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी सही नहीं है। त्रिपुरा में 25 नवंबर को होने वाले नगर निकाय के चुनाव और त्रिपुरा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से चुनाव प्रचार से लेकर परिणाम घोषणा तक किए गए सुरक्षा के इंतजाम पर सवाल करते हुए जवाब मांगा है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव टालने की मांग को ठुकराया। साथ में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा कि डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग कर निकाय चुनाव को सुरक्षा के साथ संपन्न कराएंगे। इस मामले पर 25 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करना होगा और 25 को ही सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान टीएमसी की तरफ से वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है और खुलेआम हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिसमें हमला करने वाले हेलमेट पहने हैं और घटना स्थल पर पुलिस चुपचाप खड़ी है। हमारे पास कई वीडियो भी है जिसमें स्थिति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है क्योंकि राज्य की मशीनरी और पुलिस काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने पूछा, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और सही चुनाव हो, आप बताएं कि काउंटिंग कब होगी। जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि 28 नवंबर को काउंटिंग होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी पूछा कि सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। जेठमलानी ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस सुरक्षा में लगी है और डीजीपी के नेतृत्व में दोनों सुरक्षा में लगे हैं। जेठमलानी ने कहा कि मंगलवार को प्रचार का आखिरी दिन है और 25 नवंबर को मतदान है। याचिकाकर्ता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने सभी मामले में एफआईआर दर्ज की है। राज्य सरकार हर मामले पर नजर बनाए हुए है। त्रिपुरा सरकार की तरफ से महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि सुरक्षा के सीएपीएफ को तैनात किया गया है। टीएसआर त्रिपुरा स्टेट राइफल फोर्स को भी चुनावों के दौरान सुरक्षा के लिए लगाया गया है। टीएमसी ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया है कि वीवीपैट और सीसीटीवी के लिए धन नहीं है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारी पार्टी नेताओं के जरिए ठीक से प्रचार नहीं कर पाई है, इसीलिए 1 हफ्ते का समय देते हुए निकाय चुनाव को 1 हफ्ते के लिए टालने की मांग दोहराई गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कहा है कि डीजीपी ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रचार करने से नहीं रोका जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा राज्य के वकील ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम राज्य सरकार से कहेंगे कि इस मामले में 25 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करे और हम इस पर 25 को ही सुनवाई कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लुटियंस दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में भूमि उपयोग में प्रस्तावित बदलाव करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अधिसूचना के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री निवास सहित अन्य के लिए भूमि उपयोग में प्रस्तावित बदलाव की बात है। जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस C.T. रविकुमार की पीठ ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता ये आरोप नहीं लगाता कि प्रस्तावित बदलाव दुर्भावना से ग्रसित है, तब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये नीतिगत मामला है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने ये तर्क नहीं दिया है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। ये याचिकाकर्ता का तर्क है, क्योंकि पूर्व में ये मनोरंजन क्षेत्र था, इसीलिए इसे उसी तरह बनाए रखा जाना चाहिए था। ये न्यायिक समीक्षा का दायरा नहीं हो सकता है, ये संबंधित अथॉरिटी का काम है, ये सार्वजनिक नीति का मामला है। पीठ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को जारी उस अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। याचिकाकर्ता राजीव सूरी की ओर से पेश वकील शिखिल सूरी द्वारा तर्क दिया गया था कि अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये दिल्ली के निवासियों को सेंट्रल विस्टा में हरे और खुले स्थान से वंचित करेगी। साथ ही उनका कहना था कि इसके लिए मुआवजा नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि केंद्र सरकार ने भारत के लोगों से संबंधित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में मुक्त खुली जगहों को हड़पने के इरादे से अधिसूचना जारी करके जनता के विश्वास को धोखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर और अमेजन विवाद पर सुनवाई हुई। फ्यूचर और अमेजन विवाद मामले में फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के भारी मात्रा में दस्तावेज दाखिल कराने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगल टीम अदालत के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। दोनों पक्षों के वकीलों को आपस में बैठकर दस्तावेज कम करने को कहा गया है। अब 8 दिसंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले फ्यूचर और अमेजन विवाद मामले में फ्यूचर ग्रुप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। सिंगापुर आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश पर रोक लगाने को लेकर दाखिल याचिका पर यह सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल डील को मंजूरी देने से नियामकों को रोकने के लिए अमेजन की याचिका पर भी सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा था कि हम इस स्तर पर फ्यूचर ग्रुप को कैसे आगे बढ़ने दे सकते हैं। अगर फ्यूचर को आगे बढ़ने दिया गया तो इस मामले में कुछ भी नहीं बचेगा। फ्यूचर अपना समय ले रहा है, मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला ना दे, फ्यूचर ग्रुप किसी भी अन्य फोरम में ना जाए। दरअसल फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने फ्यूचर की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें शेयरधारकों की मंजूरी और लेनदारों की मांग की प्रक्रिया शुरू करने की अंतरिम राहत की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने 9 सितंबर को अमेजन और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित विवाद की कार्रवाई पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनईईटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट छूट का पालन ईमानदारी से करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एनटीए को ये याद रखना चाहिए कि कानून के तहत सभी प्राधिकरण जिम्मेदारी के अधीन हैं और सबसे ऊपर जवाबदेही की भावना के अधीन हैं। ये कानून के शासन और निष्पक्षता का पालन करने की आवश्यकता द्वारा शासित है। एक जांच निकाय के रूप में एनटीए ईमानदारी से बाध्य है कि वो परीक्षा के लिए दिशा निर्देशों को लागू करे जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट छूट प्रदान करते हैं। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक खास बीमारी से पीड़ित एक छात्रा की एनईईटी 2021 को लेकर याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसकी शिकायत थी कि उसे परीक्षा केंद्र द्वारा पेपर का प्रयास करने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया गया था। उसकी प्रार्थना थी कि या तो उसे फिर से परीक्षा की अनुमति दी जाए या उचित रूप से अनुग्रह अंकों के माध्यम से मुआवजा दिया जाए या कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाए या अन्यथा। पीठ ने निर्देश जारी किए कि एनईईटी के लिए
पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत से इनकार किया जाता है। एनईईटी के लिए उपस्थित होने के लिए अपीलकर्ता को उसकी किसी भी गलती के बिना 1 घंटे के प्रतिपूरक समय से गलत तरीके से वंचित किया जाता गया था। 1 सप्ताह के अंदर अन्याय को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर कदम उठाएं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को सूचित करते हुए सभी परिणाम उपाय करेगा। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रम के प्रवेश में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को दिए गए आरक्षण के प्रतिशत को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर सरकार ने फैसला लिया है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार कल कोर्ट को देगी। इसीलिए मामले की सुनवाई को कल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जुलाई में राज्यों के मेडिकल डेंटल कॉलेजों के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का फैसला लिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि इस फैसले से हर साल करीब 1,500 ओबीसी छात्रों को और एमबीबीएस में 2,500 ओबीसी छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन में लाभ होगा, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 550 छात्रों को एमबीबीएस में और करीब 1,000 छात्रों को पीजी में फायदा मिलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति एमसीसी के 29 जुलाई के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इस नोटिफिकेशन में अखिल भारतीय कोटा के लिए तय 50% सीटों में से नीट पीजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कल 24 नवंबर को करेगी। तमिलनाडु की एक अदालत में जय भीम के निर्माताओं के खिलाफ फिल्म के एक पात्र का नाम बदलकर वन्यार समुदाय की प्रतिष्ठा को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए मानहानि की शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ताओं ने इस बात को लेकर मुद्दा उठाया है कि पुलिस हिरासत में पीड़िता को प्रताड़ित करने वाले पुलिस उपनिरीक्षक का नाम बदल दिया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि आरोपियों ने जानबूझकर पुलिस उपनिरीक्षक को गुरु नाम दिया है, जो वन्यार संगम के बड़े नेताओं में से एक हैं, और उसे इस तरह पेश किया है जैसे कि वह वन्यार समुदाय का है। उस पर आरोप लगाया है कि समुदाय के सदस्य इस तरह के अपराध करते रहते हैं, और ये भी आरोप लगाया गया कि फिल्म के निर्माताओं ने समुदाय के पवित्र अग्नि कुंडम प्रतीक को एक कैलेंडर पर एक कैप्शन के साथ प्रिंट करके अपमान किया। वन्यार संगम और पूरे वन्यार समुदाय की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि ये भी कहा गया है कि मूल तथ्यों को दबा दिया गया है और वन्यारों को बदनाम कर दिया गया है। इसीलिए उन्होंने निर्माताओं को अपना 50,000 का पारिश्रमिक वापस कर दिया। जय भीम वास्तविक जीवन की कहानी को दर्शाती है और कैसे के चंद्रू, जो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, ने एक आदिवासी राजकन्नु के परिवार को न्याय दिलाया, जिसे पुलिस हिरासत में मौत के घाट उतार दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अपनी बेटी को पेश करने और एक हिंदू व्यक्ति की अवैध हिरासत से मुक्त करने की निर्देश की मांग की गई थी। धमकी की आड़ में सांप्रदायिक तनाव के संबंध में पिता की आशंका को ध्यान में रखते हुए यदि कथित बंदी को उन्हें नहीं सौंपा जाता है तो न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा, केवल दंपतियों के विभिन्न धर्मों के कारण गांव में सांप्रदायिक तनाव के एक निहित खतरे की आड़ में आशंका पर याचिकाकर्ता के अगले दोस्त उस्मान के पक्ष में बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई रिट जारी नहीं किया जा सकता है। उस्मान, जो लड़की के पिता ने हैबियस कॉर्पस की रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उसकी 16 साल की बेटी नवंबर 2020 में अपने मामा के घर जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची और इसकी बजाय उसे एक हिंदू लड़के द्वारा ले जाया गया और उसने उसे किसी एकांत जगह पर ले जाकर हिरासत में रखा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया कि वह खुद घर से निकली थी और इसलिए मजिस्ट्रेट ने उसे एक वयस्क व्यक्ति पाते हुए उसे जहां चाहे जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया और इसलिए उसने विरोधी पक्ष संख्या 3 विनीत कुमार के परिवार के सदस्यों के साथ जाने का विकल्प चुना। अदालत ने यह भी देखा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से राहत की मांग करने वाली याचिका दायर करने से पहले जिन तथ्यों की जानकारी याचिकाकर्ता को थी, उन्हें जानबूझकर छिपाना दुर्भावनापूर्ण है।
अदालत ने कहा कि इस तरह याचिकाकर्ता द्वारा लाभ लेने के उद्देश्य से अदालत में धोखाधड़ी की गई है। वह सही नीयत से अदालत के सामने नहीं आया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आशंका को दूर करने के लिए पुलिस महानिदेशक और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कानूनन व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ इलाके में शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो पूरा मामला है ये हमें देखने को मिला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज किया, जिसमें अपनी बेटी को पेश करने और एक हिंदू व्यक्ति की अवैध हिरासत से मुक्त करने की निर्देश देने की मांग की गई थी। धमकी की आड़ में सांप्रदायिक तनाव के संबंध में पिता की आशंका को देखते हुए अगर कथित बंदी को उन्हें नहीं सौंपा जाता है तो न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा, केवल दंपतियों के विभिन्न धर्मों के कारण गांव में सांप्रदायिक तनाव के एक निहित खतरे की आड़ में आशंका पर याचिकाकर्ता के अगले दोस्त उस्मान के पक्ष में ये जो पूरा मामला यहां पर सामने आया था। और इस वक्त फोन लाइन पर अधिवक्ता शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अंतरधर्म विवाह पर हैबियस रिट को कोर्ट ने क्यों खारिज किया? आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि याचिकाकर्ता के ज्ञान में होने के बावजूद मजिस्ट्रेट को कहीं भी चुनौती नहीं दी गई। वही अदालत ने आगे कहा कि कार्रवाई को चुनौती देने के लिए इस निष्क्रियता का दृढ़ता से अर्थ है कि रिक्त तथ्यों को छिपाने और आवश्यक जानकारी को छिपाने की सजा दायर की गई। यह सुनवाई योग्य नहीं है कोर्ट ने कहा। कथित टॉपर्स की तरह से पता है कि उसकी बेटी बालिग होने के कारण विपरीत पार्टी के साथ अकेले चली गई, क्योंकि वे एक दूसरे शादी करना चाहते थे। अदालत ने यह भी देखा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से राहत की मांग करने वाली याचिका दायर करने से पहले जिन तथ्यों को जानकारी याचिकाकर्ता को थी उन्हें जानबूझकर छिपाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने वहीं आगे ये भी कहा कि इस तरह याचिकाकर्ता द्वारा लाभ लेने के उद्देश्य से अदालत में धोखाधड़ी की गई है। यह सही नियत से अदालत के सामने नहीं आया है। इसके अलावा कोर्ट ने देखा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का जोर गांव में सांप्रदायिक तनाव के एक निहित खतरे की आड़ में एक निराधार आशंका पर भी था, क्योंकि कथित कॉपर विरोधी विपक्ष अलग अलग धर्मों अर्थात मुस्लिम और हिंदू से संबंधित है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आशंका को दूर करने के लिए पुलिस महानिदेशक और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था सूची करने के साथ साथ इलाके में शांति बनाए रखने का निर्देश दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के साथ होने वाले ओरल सेक्स को अति गंभीर अपराध नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस कृत्य को पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय माना है। कोर्ट ने कहा है कि यह कृत्य गंभीर यौन हमला नहीं है, लिहाजा ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। सेशन कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और धारा 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने आरोपी को धारा 377 और धारा 506 के तहत दोषी माना। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी की सजा 10 साल से घटाकर 7 कर दी। हाईकोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि एक आरोपी की याचिका पर यह दिया गया फैसला है और जिस पर एक बच्चे के साथ अनैतिक काम करने का आरोप था। इस मामले में आरोपी को झांसी की निचली अदालत ने दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओरल सेक्स को गंभीर यौन हमला नहीं माना है। कोर्ट ने नाबालिग के साथ ओरल सेक्स के एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। हाई कोर्ट ने बच्चे के साथ कुकर्म के एक मामले में निचली अदालत से मिली सजा को घटा दिया है। अदालत ने इस प्रकार के अपराध को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय माना, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये कृत्य एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या गंभीर यौन हमला नहीं है, लिहाजा ऐसे मामले में
पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा सुनाई नहीं जा सकती। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी की सजा 10 साल से घटाकर 7 साल कर दी। साथ ही उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी सोनू कुशवाहा ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अपील पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने यह फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 377 या अप्राकृतिक यौन अपराध और धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था। अदालत के सामने ये सवाल था कि क्या नाबालिग से ओरल सेक्स पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 या धारा 9 और 10 के दायरे में आएगा। फैसले में कहा गया कि ये अपराध दोनों धाराओं में से किसी के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन ये पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि ओरल सेक्स करना पेनिट्रेटिव यौन हमले की श्रेणी में आता है, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम या पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, लेकिन अधिनियम की धारा 6 के तहत नहीं। इसलिए न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता सोनू कुशवाहा को दी गई सजा 10 साल से घटाकर 7 साल कर दी। अपीलकर्ता पर आरोप था कि शिकायतकर्ता के घर वो गया और उसके 10 साल के बच्चे के साथ अनैतिक कार्य किया। सोनू कुशवाहा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम झांसी द्वारा पारित उस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी, जिसमें कुशवाहा को दोषी ठहराया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं किसानों के विरोध के जी न्यूज के कवरेज के खिलाफ दर्ज की गई कई शिकायतों पर अपने निर्णय में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कहा कि चैनल द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ हेडलाइंस और टैगलाइंस मौजूदा मापदंडों का उल्लंघन है और ये आदेश एनबीडीएसए के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने 19 नवंबर को इंद्रजीत घोरपड़े नाम के व्यक्ति द्वारा चैनल के खिलाफ दायर शिकायतों पर पारित किया था। शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेखित कुछ विवादास्पद सुर्खियां जो एनबीडीएसए की आचार संहिता और प्रसारण मानकों के साथ साथ विशिष्ट रिपोर्टाज दिशा निर्देशों के उल्लंघन में पाई गई। शिकायत में कहा गया है कि ये एंकरों के बयानों के साथ प्रसारित किए गए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गणतंत्र दिवस से पहले किसानों द्वारा विरोध और मार्च के पीछे खालिस्तान के समर्थकों का समर्थन है। इसमें कहा गया है कि इस तरह की प्रोग्रामिंग के पीछे का मकसद, जिसमें संशोधित ट्रैक्टरों का जर्मनी का एक वीडियो भी शामिल है, विरोध के कारण में बाधा और दर्शकों के बीच अनुचित भय और संकट पैदा करना था। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.